नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं नागराज सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, नागराज और कालदूत पार्ट 2। और नागदंत को उठाकर ले गया। नागराज ने कहा, ओह महात्मन, नागदंत को तो बाज उठाकर ले गए। और फिर नागराज कालदूत से विदा लेकर गुफा से बाहर आ गया। नागराज ने कहा, चलो विसर्पी, हमें नागदंत को बाजों से बचाना है। महात्मा कालदूत से हम बाद में मिलेंगे। और फिर मानवता का रक्षक चल पड़ा बाजों की खोज में। नागराज ने सोचा, अब दोनों समस्याओं का हल एक ही जगह मिलेगा। और जल्दी ही दोनों खुले मैदान में आ गए। नागराज ने कहा, अब हमें बाजों के हमले की प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ ही देर बाद विसर्पी बोली, लो नागराज, जिनका तुम्हें इंतजार था वे आ गए, सांपों के दुश्मन। नागराज ने कहा, हाँ विसर्पी, तैयार हो जाओ, अब हमें इनके सहारे नागदंत तक पहुंचना है। शीघ्र ही दो बाज उनकी तरफ झपटे और एक विसर्पी को पंजों में जकड़कर उड़ चला, जबकि दूसरे बाज को नागराज ने पकड़कर जमीन पर लिटा दिया। और अगले ही पल नागराज की सर्पीली आंखें बाज की आंखों को भेदने लगी। नागराज ने कहा, अब तुम मेरे वश में हो, तुम वही करोगे जो मेरी मानसिक तरंगें तुम्हें निर्देश देंगी। नागराज का सम्मोहन चला और बाज नागराज का गुलाम हो गया। तभी नागराज बाज की आंखों में मानवीय आंखें देखकर चौंक पड़ा। वह सोचने लगा, अरे यह तो पहले ही किसी और के सम्मोहन में बंधा है, मुझे देखना होगा कौन है वह। नागराज ने पुनः एकाग्र होकर उसकी आंखों में झांका। अगले ही पल बाज की आंखों में एक आकृति उभरी और कुछ ही देर बाद नागराज बाज के पंजों में जकड़ा आकाश की ऊंचाइयों में उड़ा जा रहा था। नागराज ने कहा, मुझे अपने आका के पास ले चलो। जल्दी ही नागराज को वह बाज नजर आने लगा जो विसर्पी को ले उड़ा था। नागराज ने सोचा, अरे वह तो उस द्वीप की तरफ उड़ रहा है। उधर वह बाज विसर्पी को लेकर टापू की धरती की तरफ बढ़ने लगा। अगले ही पल वह एक विशालकाय बाज की मूर्ति के ऊपर मंडरा रहा था और फिर मूर्ति की खुली हुई चोंच के ऊपर पहुंचकर उसने विसर्पी को उस बाज के मुंह में छोड़ दिया। नागराज वहीं एक पेड़ पर छिपा इस दृश्य को देख रहा था। नागराज ने सोचा, ओह यह क्या बला है, न जाने इस मूर्ति के गर्भ में क्या है और विसर्पी किस हाल में होगी। दिन में इन आदिवासियों को छेड़ना ठीक नहीं होगा। पहले देखता हूँ कि विसर्पी को छोड़कर यह बाज कहाँ जाते हैं। और अगले ही पल वह पुनः बाज के पंजों में जकड़ा उड़ चला। बहुत सारे बाजों को देखकर नागराज ने सोचा, ओह इतने सारे बाज और यह गैंडा, यह जरूर इनका प्रशिक्षक होगा। नागराज को एक पेड़ पर छोड़कर बाज पिंजरे के दरवाजे में प्रविष्ट हो गया। प्रशिक्षक बाजुली ने कहा, ओह अंतिम बाज शाहुल भी आ पहुंचा, इसका मतलब आज दो बाज मारे गए। और बाजों के प्रशिक्षक बाजुली के जाने के बाद नागराज ने सोचा, तो मुझे इन बाजों को खत्म करना है, किंतु कैसे। तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। नागराज ने सोचा, वाह, अगर मैं इनके पीने के पानी में विष मिला दूं तो यह सब पानी पीते ही समाप्त हो जाएंगे। नागराज पिंजरे के दरवाजे को खोलकर अंदर घुस गया और सोचने लगा, है तो यह अमानवीय कार्य ही, किंतु इतनी बड़ी नाग जाति की रक्षा के लिए मुझे इन कुछ बाजों की बलि देनी ही पड़ेगी। किंतु उसके अंदर घुसते ही बाजों ने शोर मचाते हुए उस पर हमला कर दिया। नाग जाति की रक्षा के लिए नागराज उन 50 खूंखार दरिंदों के बीच घुस गया था। नागराज ने सोचा, उफ, अरे इनके शोर मचाने से तो इनका प्रशिक्षक सतर्क हो जाएगा। बाज अपनी चोंचों व पंजों से उस पर हमला करने लगे। नागराज ने सोचा, उफ, मुझे अपनी आंखें इनके प्रहारों से बचानी होंगी। बाजों ने घातक प्रहारों को मुस्कुराकर सहते हुए आखिर नागराज ने पानी को अपनी फुंकार से विषैला कर ही दिया। किंतु तभी नागराज पर किसी ने पीछे से हमला किया। यह था बाजों का प्रशिक्षक बाजुली, जो बाजों का शोर सुनकर वहां आ गया था। वह बोला, कौन है रे दुष्ट, बाजुली के बाजों को मारने आया है। नागराज ने कहा, इन शैतानों को तैयार करने वाले शैतान, तुझे यहाँ तेरी मौत खींच लाई है। और फिर वह पिंजरा एक अखाड़ा बन गया, जिसमें एक तरफ नागराज था तो दूसरी तरफ 51 पहलवान। नागराज ने कहा, सावधान बाजुली। शक्तिशाली प्रहार के फलस्वरूप बाजुली उछला और धड़ाम से नीचे जा गिरा। किंतु बाजुली फुर्ती से उठा और दोनों भिड़ गए एक दूसरे से। दोनों ही शक्ति में एक दूसरे से बढ़कर थे, परंतु नागराज को साथ ही बाजों का भी सामना करना पड़ रहा था। टक्कर बेजोड़ थी दोनों की। नागराज बाजुली का भी सामना कर रहा था और मौका मिलते ही बाजों को भी मार रहा था। नागरस्सी का फंदा बाजों की जान बहुत आसानी से ले लेता था। अब की बार नागराज ने एक तीर से दो शिकार का एक अनोखा तरीका निकाला। उसने बाजुली को उठाकर बाजों के झुंड के पर उछाल दिया और बाजुली के भीमकाय शरीर के नीचे दबकर एक दो वहीं धराशायी हो गए।
चमत्कारी शक्तियों का मालिक बाजुली अब क्रोध से कांप उठा और बोला, अरे दुष्ट, अब बहुत खेल हो चुका, ले बच अब मेरी मानसिक शक्ति के प्रहार से। और उस जबरदस्त मानसिक शक्ति के प्रहार के फलस्वरूप नागराज उछलकर दूर जा पड़ा। नागराज सोचने लगा, उफ, यह तो बहुत खतरनाक है। और अगले कुछ ही जबरदस्त प्रहारों ने नागराज को बेदम कर दिया। नागराज बोला, हाय, उफ, नहीं। बाजुली ने कहा, नहीं नहीं, क्यों, ले अब मर इस घातक शक्ति से। कितना घातक था व्यवहार। बाज की आवाज़ भी ना निकल पाई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नागराज की शक्ति जवाब दे चुकी थी, वह खड़ा न रह सका। बाजुली ने कहा, बचा लिया तुझे इस बाज ने बेटा, पर अब नहीं बचेगा। नागराज सोचने लगा, उफ, लगता है बचूंगा नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। बाजुली उसकी तरफ बढ़ा। बाजुली ने नागराज को बाहों में कसकर जैसे ही उसे पलटा, नागराज ने घातक विष उसके मुंह पर उगल दिया और नागराज का यह अचूक वार बाजुली को महंगा पड़ा। वह त्योराकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अब नागराज अपनी पूरी शक्ति बटोरकर खड़ा हुआ। नागराज ने सोचा, मुझे अभी और शैतानों का सामना करना है। फिर नागराज काल बनकर उन बाजों पर टूट पड़ा। नागों की मौत के दूत बाज नागराज की विषैली फुंकार का सामना न कर पाए। नागराज ने कहा, उफ, यह दोनों आखिरी हैं। बाजुली ने कहा, नहीं नहीं, यह तूने क्या किया। मेरे वर्षों की मेहनत से सिखाए व पाले हुए मेरे सभी बाजों को मार दिया तूने। किंतु अब नागराज ने बाजुली को संभलने का मौका नहीं दिया। वह उछलकर बाजुली के सीने पर सवार हो गया और जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए उसने अपने पैर नहीं हटाए। नागराज ने कहा, मरते वक्त यह जान ले दुष्ट कि मैं नागराज हूँ और तूने अपनी मेहनत गलत काम में लगाई, इसलिए तेरी जिंदगी के साथ वह भी व्यर्थ गई। फिर नागराज उस बेमिसाल अखाड़े में से 51 पहलवानों को मार विजयी होकर बाहर निकल रहा था। नागराज ने सोचा, ओह, रात घिर आई है। नागराज एक दिशा में बढ़ चला। आज उसे काम भी तो बहुत थे। नागराज ने सोचा, चलो, बाजों का संकट तो हमेशा के लिए टला, पर अब मुझे विसर्पी, नागदंत व अन्य नागों को ढूंढना है। कुछ देर बाद नागराज सोचने लगा, अरे, यह तो मैं समुद्र के किनारे पहुंच गया, किंतु यह चमक कैसी। यह तो कोई जहाज है और कबीले वाले भी मशाले लिए यहाँ खड़े इशारे कर रहे हैं। बॉस ने कहा, रॉकी, फटाफट स्टीमर उतारो और आइलैंड पर पहुंचो। और जल्दी ही रॉकी का स्टीमर द्वीप के किनारे आ लगा। सरदार कंगालू ने कहा, आओ रॉकी साहब, आओ, इस बार तो बहुत माल है आपके लिए। रॉकी बोला, हम भी तो माल लाए हैं तुम्हारा सरदार कंगालू। नागराज हैरान था यह सब देखकर। वह सोचने लगा, यह तो स्मगलर लगते हैं, पर इनका यहाँ क्या काम, पीछा करके देखता हूँ। एक सुनसान स्थान पर वे सब ठिठक गए। सरदार कंगालू ने कहा, रॉकी साहब, अब इस काम में बहुत मुसीबतें आ गई हैं, आपको हमारा मेहनताना बढ़ाना होगा। रॉकी बोला, जरूर, मैं बॉस से बात करूँगा। एक आदिवासी ने बढ़कर जमीन पर लगा एक ढक्कन उठाया। सरदार कंगालू ने कहा, चलिए रॉकी साहब, आपको आपका माल दिखा दें। और नागराज के देखते ही देखते वे सब उस रिक्त स्थान में समा गए। नागराज सोचने लगा, अरे, यह तो सब अंदर उतर गए। फिर नागराज भी उसमें उतर ही गया और सोचने लगा, कोई बहुत बड़ा रहस्य लगता है। इस द्वीप पर कोई खतरनाक खेल खेला जा रहा है शायद। और यह दृश्य देखकर तो दंग रह गया नागराज। सरदार कंगालू ने कहा, यह देखिए रॉकी साहब, कैसे शानदार नाग पकड़े हैं इस महीने हमारे बाजों ने। अब आप इन्हें ले जा सकते हैं, चाहे तो इनकी खाल बेचें, चाहे विष, चाहे ऐसे ही बेच दें इन्हें। नागमणि द्वीप के सैकड़ों नाग वहाँ शीशे के बक्सों में कैद थे। नागराज ने सोचा, उफ, तो ये लोग पोचर्स हैं, सांपों की खाल बेचने वाले। किंतु एक पेटी में नागदंत भी बंद था। रॉकी ने कहा, अरे, यह क्या कंगालू सरदार, पेटी में आदमी। कंगालू ने कहा, हाँ रॉकी साहब, शायद यह इच्छाधारी नाग है। हमने इसलिए इसे आज़ाद नहीं किया और यह आज ही पकड़ में आया है। तभी एक गनमैन जोश में बोल पड़ा, रॉकी साहब, मुझे पता है यह कौन है। यह नागराज है, नागराज अपराधियों का काल। बॉस इसे देखकर बहुत खुश होंगे रॉकी साहब। रॉकी ने कहा, नागराज, अच्छा, प्रोफेसर नागमणि का आविष्कार, ठीक है, इसे संभाल कर ले चलो। तत्पश्चात वे पेटियां बाहर निकाली जाने लगी। सरदार कंगालू ने कहा, रॉकी साहब, अगली बार हमारा ध्यान रखिएगा। रॉकी ने कहा, ज़रूर। परंतु अगली बार शायद आनी ही नहीं थी। आगे बढ़ते आदिवासियों के सामने सांपों की दीवार खड़ी थी। आदिवासी बोले, हाय, इतने सांप। गनमैन ने कहा, ये बाहर कैसे आ गए। डर के मारे इतने सांपों के साक्षात दर्शन करने से कईयों के हाथों से तो शीशे की पेटियां ही छूटकर जमीन पर बिखर गई। आदिवासी ने कहा, आज नहीं छोड़ेंगे ये, बरसों का बदला लेंगे हमसे ये आज। और फिर शुरू हुई जंग सांपों की और इंसान रूपी शैतानों की। जबकि नागराज
नागराज ने कहा, आओ नाग कुमारी विसर्पी। देखते ही देखते नाग ने मानवीय रूप धारण कर लिया। विसर्पी ने कहा, नागराज तुम यहाँ अलग खड़े हो, अरे तुम तो बहुत घायल हो। नागराज बोला, हाँ नाग कुमारी, किंतु मैं अलग नहीं खड़ा, मैं रॉकी पर नजर रखे हुए हूँ जो नागदंत को लेकर भागने की फिराक में है। उधर रॉकी ने कहा, चलो जल्दी चलो, सब गड़बड़ हो गया लगता है, पर इसे तो हम बचाकर ले ही जाएंगे शिप में। लेकिन नहीं, नागराज ने कहा, रुक जाओ रॉकी साहब, अब एक कदम भी आगे न बढ़ना। चौंक उठा रॉकी। फिर उसने नागराज पर गोलियों की बौछार कर दी। वह बोला, हाँ एक और नागराज, किंतु उसे लगा कि उसकी गन में नकली गोलियां भरी थी, क्योंकि उसके चेहरे पर पड़ने वाला नागराज का प्रचंड घुसा उसे असली लगा। फिर दोनों आदिवासी भी पेटी फेंक कर नागराज पर झपटे। दोनों ने भाले नागराज के जिस्म में पेवस्त कर दिए, किंतु नागराज के वार वह भी न सह पाए। नाग कुमारी विसर्पी ने दौड़कर वह भाले नागराज के पेट से बाहर खींच दिए और बोली, ओह नागराज, यह क्या हुआ? नागराज ने कहा, कुछ नहीं विसर्पी, मुझे इन घावों से कुछ नहीं होता, मेरे घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं। रॉकी ने मौका देखकर गन सीधी की और नागराज ने विसर्पी को धक्का देकर बचा ही तो लिया उन जानलेवा गोलियों की बौछारों से। नागराज ने कहा, हट जाओ विसर्पी, हट जाओ। पलक झपकते ही नागराज पलटा और नागराज के शरीर में वास करने वाले नागानंद व नागनाथ ने अगले ही पल रॉकी के प्राण ले लिए। तभी वातावरण स्टीमर के इंजन की आवाज़ से गूंज उठा। नागराज ने कहा, ओह, यह स्टीमर में कौन भागा? नागदंत? अरे नागदंत कहाँ गायब हो गया? विसर्पी ने कहा, लगता है वह भाग गया नागराज। और उनके देखते ही देखते स्टीमर दूर होता चला गया। नागराज ने कहा, आओ विसर्पी, पहले हम इस द्वीप के सरदार से मिले। विसर्पी ने कहा, चलो नागराज। नाग सम्राट नागराज व नाग कुमारी विसर्पी सरदार कंगालू की बस्ती में पहुंचे, जहां नाग मानवों ने कंगालू को कैदी बना लिया था। नाग मानव बोला, आओ नाग सम्राट नागराज, राज सिंहासन ग्रहण करो। नागराज सिंहासन पर बैठ गया और बोला, सरदार कंगालू, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमने अपने दुश्मन बाजों को, उनके प्रशिक्षक बाजुली को समाप्त कर दिया है। अब हम अपने द्वीप पर चले जाएंगे, किंतु तुम्हें हमको वचन देना होगा कि आगे से ऐसा कोई घृणित कार्य तुम दोबारा नहीं करोगे। कंगालू ने कहा, हम तुम्हें वचन देते हैं नागराज। तब कंगालू ने नागराज को अपने स्मगलरों से गठबंधन की पूरी दास्तान कह सुनाई। रॉकी ने कहा, सरदार कंगालू, हम तुम्हें दाल, मसाले व और भी बहुत सी चीज़ें देंगे। बदले में तुम्हें हमें सांप देने होंगे, सैकड़ों हजारों सांप। फिर उनके बताए तरीके से हमने तुम्हारे द्वीप में सांप पकड़े। चोंच में छोड़ा गया सांप सीधा नीचे जाता और वहां रखी पेटी में गिरता, जिसे हमारे आदमी बंद कर देते। नागराज ने कहा, सरदार कंगालू, क्या तुम्हें पता है यह शैतान कहाँ से आते थे और किसके लिए काम करते थे? कंगालू ने कहा, नहीं नागराज, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार मैंने रॉकी से सुना था कि इनका बॉस कुवैत का एक शेख यूसुफ बिन अली खान है। पूरे विश्व में उसका जानवरों का व्यापार चलता है। फिर वह रात वहां गुजार कर नागराज, नागकुमारी व अन्य नागमानव अगले दिन अपने द्वीप पर लौट चले। विसर्पी ने कहा, नागराज, आज तुमने संपूर्ण नागमणि द्वीप वासियों को अपना ऋणी बना लिया। लेकिन नागराज के मस्तिष्क में केवल दो नाम हथौड़े की तरह बज रहे थे, यूसुफ बिन अली खान, नागदंत। तो यह थी नागराज सीरीज़ की एक धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसे ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।